मैं यहाँ पर देखिए एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, ये गोल सेटिंग हो रही है। ओके। इनको फाइनल चीजें मत मानिए, ये सब कुछ अंतरिम है। अब इसको मैं सब्ज़बाग भी नहीं कहूंगा, मैं नकारात्मक आदमी नहीं हूं, लेकिन कब नॉर्मल तेल होगा कब राधा नाचेगी, ये एक पुरानी कहावत है। और इसमें एक चीज जिस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है वो है महंगाई। अभी मट्टू साहब कह रहे थे कि 10% से ऊपर नॉमिनल जीडीपी हो गई। भाई महंगाई दर हमारी 6% से ऊपर है 12 में से 11 महीने 2023 में। तो क्या हम 4% पर विकास कर रहे हैं? 4% के विकास से क्या हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे? तो इन चीजों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई इसलिए नहीं कि बहुत जबरदस्त मांग है, मारामारी हो रही है, लोग बाजार में सामान खरीदने के लिए निकल रहे हैं। सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। हम इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, रेलवे कॉरिडोर, सड़कें सब बन रही हैं, पर लॉजिस्टिकली सप्लाई नहीं हो पा रहा और उसी के चलते प्राइवेट इन्वेस्टर का भरोसा नहीं आ पा रहा। रोड ब्लॉक्स जब तक हम दूर नहीं करेंगे और देश कंजम्पशन थोड़ी नहीं करेगा तो सही आंकड़े कैसे आएंगे हमारे सामने? मट्टू साहब आ रही हूँ, जवाब तैयार रखेगा, लेकिन पहले शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। अभी संदीप भाई जो बोल रहे थे, ढांचागत विकास में भारत में 2 सेक्टर के काम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, एक रेलवे, एक रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की मैं कवर करता हूं, 9 लाख करोड़ के काम ऑनगोइंग डीपीआर की पोजीशन पे हैं। हम पहली बार एक्सप्रेस वे से परिचित हुए, टनल बन रही हैं। इसके अलावा 3 परियोजनाएं, भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला। सागरमाला से जल परिवहन, सड़क परिवहन और आपका रोपवे, ये तीनों सेक्टर का डेवलपमेंट जब होगा तो संदीप भाई जो कह रहे सही है, आज महंगाई का नहीं दिख रहा, लेकिन जब आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा फ्लो अच्छा होगा तो मुझे लगता है उससे महंगाई पर भी असर पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये महंगाई में जो रोड ब्लॉक्स हैं वो क्योंकि सिस्टम। एक और चीज जोड़ दूं, क्योंकि राकेश भाई रोड मिनिस्ट्री कवर करते हैं। जितने टारगेट्स थे, देखिए रोड मिनिस्ट्री ने, नितिन गडकरी ने कमाल का काम किया, लेकिन पिछले 2 सालों से पैसों की बहुत कमी है वहां पर। जो टारगेट थे इस साल उसके आधे ही कर पाए हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं राकेश जी? क्या जोड़ना चाहते हैं? नए आइडियाज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप फिशरीज में देख लीजिए, डेयरी फार्मिंग एक नया एरिया है जिसके ऊपर भी इस बार जोर दिया गया है। आप अगर इंक्लूजन की फिर बात करें तो आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत में जगह, तो कहीं ना कहीं हमें नए आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज को भी देखना। बड़े नए आइडियाज इस बार बजट में आए हैं, उस पर भी आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मट्टू साहब, यहाँ पर जो सवाल उठाए जा रहे थे ना वहां पर चौधरी साहब की तरफ से, कि आपने जो बात की थी, मैं 2 बातें इसमें कहूंगा। देखिए, एक एम्प्लॉयमेंट की बात आपने कही है। एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें जो है, अगर हम कृषि अपना क्षेत्र देखें, ये सबसे ज्यादा वो देता है। पर इसमें एक समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे 85% जो किसान हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें की होल्डिंग 2 एकड़ या उससे कम होती है। तो उसमें आप जो उनका अपने लिए ही वो जो फार्मिंग है उसके अपने लिए ही ज्यादा मतलब सफिशिएंट होता है। महंगाई पर तो बात कर लीजिए, वो नॉमिनल जीडीपी वाली बात जो कह रहे हैं। एक पॉइंट और बताऊंगा, यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में 12% एम्प्लॉयमेंट, अगर वो इसका पोटेंशियल है। अगर हम वो देखेंगे इस सेक्टर में कई एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा जनरेट होता है। जहां तक नॉमिनल जीडीपी बात की 10.5% है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंक्रीजिंगली इंटीग्रेट हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी से। तो जो ग्लोबल हैपनिंग्स होती है उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट आता है हमारे पे। हम अपने आप सब कुछ जो है ना डिसाइड नहीं कर सकते, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब महंगाई देश में वैश्विक कारणों से, आप ये कह रहे हैं? मैंने कहा उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है। हालांकि भारत सरकार ने रशियन ऑयल खरीद के पहले 6 महीने में $3.3 बिलियन बचाए हैं, प्रेशर के बावजूद, उसमें कोई शक नहीं है। पर यह है कि हाँ, महंगाई की दर थोड़ी सी जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे अगर पैसे बचाए जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने उठाया है। ये ग्लोबल प्राइसेस भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, पर सरकार ने इसमें जो एडिशनल एक्साइज लगाई है वो उनके लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। यहां पर मैं उनसे सहमत हूं, इनको घटाना चाहिए। पेट्रोल के दाम घटने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि घटेंगे आने वाले 10-15 दिन में या महीने 2 महीने इलेक्शन अनाउंस होने से पहले।
ये तो आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। वही, क्योंकि नहीं, सरकार की चुनाव तरफ से से तो साफ पहले कह घट दिया गया जाएंगे। ना, सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि टैक्स जो है वो लिया जा रहा है और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो सशक्त बनाने में गरीब को, किसान को, महिला को और युवाओं को तो लगाया 14 में जा तो रहा ये है। नहीं बताया गया था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, जब ये नारा बुलंद किया गया था तब क्यों नहीं बताया गया? महत्वपूर्ण पॉइंट रख रहे हैं, मैं आ रही हूं इसके साथ आपके पास। क्या रोमाना जी, इससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट ये है कि 1.76 लाख करोड़ तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ बजट। लास्ट सीएजी रिपोर्ट है जो लास्ट 1 ईयर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का बजट आया था, उसमें 1.76 लाख करोड़ तो यूटिलाइज ही नहीं करा। दूसरा, संदीप भाई जो कह रहे थे जीडीपी इन रियल टर्म्स, वो तो इस सरकार का जो रेशियो एवरेज है अगर 10 साल का देखें तो वो मनमोहन सिंह सरकार से भी कम है। इन्फ्लेशन को अगर आप नॉमिनल जो जीडीपी से इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखें तो रियल टर्म जीडीपी, और वही रियल इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमिक्स देखने का कि सरकार कितनी ग्रोथ, कितना सही चल रहा है। ये लोग जो बात कर रहे हैं तो मतलब आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है ये क्या मतलब क्या सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं? देखिए, सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं या कौन सा बगीचा दिखाया जा रहा है, इससे ज्यादा मैं आपको एक आनंद महिंद्रा जो प्रमुख उद्योगपति है उनका एक रिएक्शन एक्स पे आया है। Why I welcome this budget is it is one of the shortest speeches, छोटा है, brevity is welcome, no populist measures, ये मान के चलिए no populistic measures were announced as has traditionally been expected in pre-election budgets, a welcome and a permanent approach I hope, उनको उम्मीद ये है, the budget is not necessarily a transformational policy announcement, these should continue throughout the year and the fiscal deficit target was better than envisaged. प्रूडेंस को मतलब एक तरीके से आप बता रहे हैं कैसे उद्योग जगत की तरफ से यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है। जी जी, मैं थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूंगा। जो ये कह रहे हैं, देखिए वही काला सूट गुलाबी अखबार फिर से आता है इसमें। इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपतियों को पेट में मरोड़ हो रही थी कि लोक लुभावन ना आ जाए और जन कल्याणकारी ना आ जाए। हाँ। कि भारत में असल, ग्रामीण भारत में असल देश में कहीं निवेश करने के लिए अपनी तिजोरी ना खोल दे सरकार, वो नहीं किया है। तो वो कह रहे हैं बड़ा प्रूडेंट, फुल ऑफ ब्रेविटी। हाँ। अब वो शब्द गढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो लोक लुभावन और जन कल्याणकारी, मतलब उसमें संतुलन बना लिया है सरकार? नहीं, देखिए ऐसा है कि जन कल्याणी का मतलब अगर ये है कि हम फ्री गिफ्ट बांटे हैं। हम वेलफेयर स्टेट है ना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब। देखिए ऐसा है, अगर जॉब जनरेट हो रही है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो अपने आप लोगों के हाथ में इनकम आ रही है, वेलफेयर हो रहा है, जॉब क्रिएट हो रही है। रोमाना, अगर सर 15 अगर लाख आप करोड़, अगर आप सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, और 15 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए जाएं, एनपीए बनाकर उनको राइट ऑफ कर दिया जाए, उससे क्या कहते हैं आप? पॉपुलिज्म कहते हैं, जन कल्याण कहते हैं? ग्लास इज हाफ फुल और ग्लास इज हाफ एम्प्टी, ये तो देखने का नजरिया है। देखने का नजरिया है सर। गोयल, मैं तो कहूंगा कि ये देखिए, एक जैसे मैंने बताया कि ये मत्स्य योग की बात है, इसके दूरगामी परिणाम देखे जाएंगे। इसमें हम शॉर्ट टर्म इमीडिएटली नहीं देख सकते। अगर लोग लुभावन यदि करना होता तो कुछ भी ये विकसित भारत का भी रोड मैप दे देते, अभी वो नहीं दिया। तो मतलब संयमित अंदाज में ये बजट जो सरकार लेकर आई है, जिसमें विजन है और विजन 2047 विकसित भारत के लिए जो प्रतिबद्धता वित्त मंत्री की तरफ से दोहराई गई है सदन में अपनी बात रखते हुए बजट भाषण के दौरान, आपको वो दिख रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि विज्ञान के ऊपर काफ़ी हद तक फोकस किया गया है, कोशिश की गई है कृषि, महिलाएं, ब्लू ओशन इकोनॉमी और जिस तरीके से जो सारा इकोसिस्टम है उसको डेवलप किया जाए, और खास तौर पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जिसमें टैक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों तक आय पहुंचाने का और डिस्पोजेबल इनकम पहुंचाने का, उस पर खासा ध्यान दिया गया है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जितनी टेक्नोलॉजी की जरूरत है उस पर फोकस किया गया है। महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं राखी जी, आउट ऑफ द बॉक्स आप कह रही थी, इसमें बहुत से आइडियाज हैं जो लोगों के सामने रखे जाने चाहिए। और मैं कहती हूँ ये क्वालिटेटिव भी है, जो कहा भी जा रहा है कि गुणवत्ता पे आप ध्यान दीजिए और थोड़ा गहन सोच रखिए कि आखिर किस दिशा की ओर ले जा रहा है। तुरंत कुछ फायदा आपको शायद ना दिखे, किसान यहाँ पर बात कर रहे थे कि मिला नहीं, तुरंत के फायदे पर बात मत कीजिए, पर ये देखिए कि ये दिशा जो है आगे के लिए कैसे तय कर रहा है। देख रहे घटाना साहब, यहाँ पर राखी जी कह रही है कि फॉरेन वाला फायदा मत ढूंढे हमारे किसान भाई, 10 साल लंबे अवसर के लिए सोचना चाहिए सर, लंबे वक्त में फायदा मिलेगा। असलियत में दिक्कत ये है कि सचिव, वैद्य, गुरु जब तीनों भय आने पर जब मीठा बोलते हैं ना
तभी तो गड़बड़ होती है। वहां जो बनवाते हैं बैठ करके, वो सब यही तो लोग बैठ करके बनवाते हैं बजटों को। किसान के बारे में बैठ कर, कोई किसान का बेटा थोड़ी बैठ के बनवा रहा है। अभी जो बता रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, क्या आप टैक्स कितनी बार देते हो गाड़ी का? रोड टैक्स भी देते हो, फिर टोल टैक्स भी देते हो ना। 60 किलोमीटर पे आप कौन सी गाड़ी को लेकर के जाओगे? आप रोड टैक्स क्यों देते हो, फिर टोल टैक्स क्यों देते हो? एक टैक्स लो ना आप कहते हो देश में एक टैक्स चलेगा, तो एक ही टैक्स ले लो आप, जो भी टैक्स लेना है आपको। अभी संदीप भाई बता रहे थे, उसमें भी जो आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप रोड बना रहे हो, उसमें भी पैसे कम कर दिए। कारण क्या है? वो वहां को जो मंत्री जी है वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनवा रहा हूं, जो भी कुछ बनवा रहा हूं। सरकार तो कुछ दे ही नहीं रही उनको। तो इस तरीका से देश थोड़ी चलेगा। देश से अगर आप ले रहे हो और दे कहां रहे हो, ये पता ही नहीं चल रहा। क्या भी कह रहे हैं, आनंद महिंद्रा जी कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा बना दिया। आनंद महिंद्रा जी तो कहेंगे जब 10 साल में ट्रैक्टर को बंद किया जा रहा है, तो आनंद महिंद्रा नहीं कहेंगे तो और कौन कहेंगे? 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा कोई? एनजीटी के नियमों में 10 साल में ट्रैक्टर कितना चलता है? मतलब उद्योगों को फायदा और आपके हिसाब से किसानों को फायदा नहीं मिल? रोमाना जी, उद्योगों को फायदा तो ये करेंगे क्योंकि सरकार अडानी अंबानी की है। और जैसे अभी बहन जी हमारी कह रही थी कि हमें आगे के लिए सोचना चाहिए, हमें तो आगे के सोचने की जरूरत तो ये पड़ेगी क्योंकि हमारे पुराना ही सब खराब कर दिया है इन्होंने। किसान को तो इन्होंने तबाह कर दिया है। हमें ऐसे विकास की जरूरत नहीं है जिसमें हमारे बच्चों का हनन होने की पूरी प्रतिक्रिया सरकार बना रही हो। तो गारंटी वाला बजट देश के सामने आ गया है। वित्त मंत्री की तरफ से जो बजट वाला पिटारा खोला गया है, उसी को लेकर ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं। हमारे साथ यहाँ एबीपी न्यूज बजट कैफे में जो किसान मौजूद हैं वो नाराज हैं। रोजगार को लेकर भी यहाँ पर कुछ सवाल है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने
2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, बधाई दी उन्होंने निर्मला जी और उनकी टीम को इस बजट के लिए। एक ऐसा बजट है, विकसित भारत के जो 4 स्तंभ हैं, उन्हीं को सशक्त करने का काम करेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया है। प्रधानमंत्री ने इस बजट को इंक्लूसिव, इनोवेटिव और साथ ही कंटिन्यूटी वाला बजट करार दिया है। मोदी सरकार का गारंटी वाला बजट देश के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंक्लूसिव है, इनोवेटिव है और कंटिन्यूटी वाला बजट है। ये भारत का बजट है राकेश शुक्ला सर, ये 2047 तक विकसित भारत को सपने को साकार करने वाला बजट है। निश्चित तौर पर भले ही ये अंतरिम बजट है, लेकिन यदि आपको 2047 तक भारत को विकसित करना है तो आपने जो पौधारोपण किया है उस पर थोड़ा थोड़ा आपको पानी देना पड़ेगा। और इसमें आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में समय लगता है, जब भी कोई काम होगा तो आपका रेलवे, रोड सेक्टर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में जब काम होगा तो उसमें 5 साल 7 साल लगते हैं। तो 2047 के लिए धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तब कहीं भारत के 2047 का विकसित भारत का सपना साकार हो पाएगा। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इतना जोर राजीव जी दिया गया है, इसमें ये जरूरी जिस तरीके से बता रहे हैं राकेश जी, या फिर ये मजबूरी की जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो उस रूप में आ नहीं पा रहा है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आम लोगों का वो उस रूप में बढ़ नहीं पा रहा है? ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है, दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है लेकिन अब आना शुरू हुआ है। तो ये एक रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण है कि अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। लेकिन अगर आप पिछले ही जीडीपी के आंकड़ों को देखें तो आधे से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन इसी सरकारी कैपेक्स के चलते है। अगर इस कैपेक्स को आप धीमा कर दें, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट एकदम धीमी हो जाएगी। तो इसीलिए ये जरूरी भी, ये मजबूरी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एबीपी न्यूज बजट कैफे से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगी होगी, जहां हमने बिल्कुल सरल अंदाज में आपकी भाषा में बजट आप तक पहुंचाने का काम किया।